Now, the attack on doctors who had gone for coronavirus screening in Indore has generated... Duty have been attacked by the locals in Howrah. The cops were... In Uttar Pradesh, where an ambulance in Moradabad who... वीडियोस देख के आप सब समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी सिंह। आज के वीडियो में मैं इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ रिगार्डिंग एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट बिल, जिसको लेटेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस के तहत हाउस में पेश किया था 22 अप्रैल 2020 के दिन। ये इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 क्या है, उसमें ऐसी क्या खामियां थी जिनको चेंज करने या अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ी। Epidemic Disease Act 1897. This act is to provide for better prevention of spread of dangerous epidemic diseases. महामारी को फैलने से कैसे रोका जाए उन पॉइंट्स पर फोकस करता है ये एक्ट। इस एक्ट में टोटल 4 सेक्शंस हैं, जिसमें फर्स्ट सेक्शन है टाइटल एंड डेफिनेशन के बारे में। सेकंड सेक्शन है उन पावर्स एंड रूल्स को डिफाइन करता है जो महामारी को फैलने से बचाएगा। सेक्शन 2A इज रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स के बारे में बताता है जो कि काफ़ी हद तक सीमित है सिर्फ वाटरवेज, पोर्ट्स और सेवाओं तक। नेक्स्ट इज सेक्शन 3 जो कि पेनाल्टी के बारे में है, जिसमें IPC सेक्शन 188 के तहत पनिशमेंट दी जाती थी। सेक्शन 4 इज फॉर द प्रोटेक्शन टू पर्सन्स एक्टिंग अंडर द एक्ट, और ये वाला सेक्शन भी काफ़ी हद तक सीमित था। ये सब देखेंगे हम आगे वाले सेक्शंस में। एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट का विरोध उस समय भी हुआ था जिस साल इसे लागू किया गया था, यानी कि ईयर 1897 में। जी हाँ, फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने 2 न्यूज़पेपर केसरी एंड महारता में इंपीरियल अथॉरिटीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिसके चलते उन्हें 18 मंथ्स की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी मिली थी। इस एक्ट के ज़रिए कॉलोनियल अथॉरिटीज़ अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे थे, ज़बरन लोगों को अलग करने लगे थे, उनकी जगह बदलने लगे थे, खाली करवाने लगे थे और नुकसान भी पहुंचाने लगे थे। बट इस एक्ट में महामारी से कैसे बचा जाए ये तो बताया गया है, पर महामारी में योगदान देने वालों के प्रोटेक्शन को लेकर कोई भी प्रावधान नहीं था। कोरोना पैंडेमिक में हम सब ने देखा डॉक्टर्स एंड पुलिस वालों के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट हुआ है, इसलिए इस एक्ट में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ी। इस एक्ट का विरोध तो हिस्ट्री से चला आ रहा है, बट इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ये सब हमने कोरोना पैंडेमिक के दौरान देख लिया। तो चलिए देखते हैं कौन से अमेंडमेंट किए गए हैं। सो यू कैन सी मैंने बहुत सिंपल वे में बताने की कोशिश की है, एंड स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैन ऑल्सो मेक नोट्स लाइक दिस टू मेमोराइज इन अ फास्टर मैनर। आप भी इसी तरह से शॉर्ट वे में 1 लाइन में इसको लिख सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड इन एग्ज़ाम ऑल्सो इफ यू आर राइटिंग इन अ फ्लो चार्ट मैनर तो वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिलाता है कोई भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स के लिए। सो इसमें 2 सेक्शन में न्यू इंसर्शन किए गए हैं, जो कि सेक्शन 2A में और सेक्शन 3 में। 2A में नया इंसर्शन किया गया है सेक्शन 2B, जो कि है प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी। सो यहाँ आपको डिफरेंस समझ में आएगा बिटवीन द 2, दैट इज़ एक्ट और जो अमेंडमेंट में किया गया है, आपको इसके बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। उसमें कोई भी प्रावधान उन लोगों के लिए नहीं था जो कि अपने आप को इस पैंडेमिक में अपना सेवा दे रहे थे। नेक्स्ट इज इंसर्शन ऑफ न्यू सेक्शन 3A, 3B, 3C, 3D एंड 3E। 3A जो कि है इन्वेस्टिगेशन को लेकर, 3B ऑफेंस की रचना के बारे में है, जो कि एक्ट ऑफ वायलेंस को डिफाइन किया गया है इसमें कि कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जो कि वायलेंस के अंडर में कंसिडर किए जाएंगे। देन इज सेक्शन 3C जो कि है एक्ट ऑफ वायलेंस के अनुमान के बारे में, जो कि कोर्ट डिसाइड करेगा। नेक्स्ट आता है 3D जो कि है प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट। प्रिजम्पशन मीन्स होता है अनुमान एंड कल्पेबल का मतलब है आपराधिक। सो अपराधी की मनोस्थिति के बारे में कोर्ट क्या क्या अनुमान लगा सकता है उसके बारे में बताया गया है
कोर्ट डिसाइड करेगा कि उस समय जो जिसने क्राइम किया है उसकी क्या मनोस्थिति रही होगी, किस कंडीशन में उसने वो एक्ट परफॉर्म किया है, जिसके चलते उसकी पनिशमेंट डिसाइड की जाएगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 3E जो कि कंपनसेशन को लेकर के है और कंपनसेशन से रिलेटेड चीज़ें अब इन शॉर्ट देख लेते हैं अमेंडमेंट बिल क्या कहना चाहता है। इसमें प्रोटेक्शन दी गई है हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स को। जैसा कि हमने पहले कहा है कि अमेंडमेंट बिल का जो सबसे पहला चीज़ है जिसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है दैट इज़ प्रोटेक्शन फॉर द हेल्थ केयर पर्सनल फाइटिंग द एपिडेमिक डिजीजेस। सो ऐसे कौन से लोग हैं जो हेल्थ केयर पर्सनल फाइटर्स में आते हैं? तो वो है पब्लिक एंड क्लिनिकल स्टाफ जो कि डॉक्टर्स एंड नर्सेस का है। देन एनी पर्सन्स एम्पावर्ड अंडर एक्ट टू प्रिवेंट आउटब्रेक जैसे कि पुलिस हो गई, एंड कोई भी ऐसे लोग जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किए गए हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल के अंडर में डाला जाएगा। नाउ सेकेंड थिंग इज इट एक्सपैंड्स द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि एपिडेमिक एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर सिर्फ सीमित थी वाटरवेज पोर्ट सेवाओं तक, वहाँ के लोगों तक ही डिटेंशन का हक था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बट अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडेड बिल अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है वो ट्रेन सर्विसेज, बस सर्विसेज, रेलवेज अलॉन्ग विद दैट एयरपोर्ट एंड वाटरवेज पोर्ट तक भी बढ़ाई गई है। द एक्ट ऑफ वायलेंस, जैसा कि हमने डिसाइड किया था अमेंडेड बिल में ये बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जो कि वायलेंस के अंदर कंसिडर किए गए हैं। ये आई थिंक सेक्शन 2B है। ओके, सो इसमें है हैरासमेंट इम्पैक्टिंग लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, हार्म, इंजरी, हर्ट और डेंजर टू लाइफ, ऑब्स्ट्रक्शन इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज, लॉस और डैमेज टू द प्रॉपर्टी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये सारे एक्ट ऑफ वायलेंस किसके लिए हैं? फॉर द हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स, एंड यू know that who all are the persons who are involved in that. So loss or damage to property of documents में कौन कौन सी ऐसी संस्थानें हैं जिनको नुकसान पहुंचाने पर या हर्ट करने पर पनिशमेंट मिलेगी? वो है क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, क्वारंटीन फैसिलिटी सेंटर्स, मोबाइल मेडिकल यूनिट जिसमें एम्बुलेंसेज एंड अदर व्हीकल्स आती हैं, अदर प्रॉपर्टी विच इज़ डायरेक्ट रिलेशन टू एपिडेमिक। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन को लेके। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हमारा आता है सेक्शन 3 के अंदर। सो इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है? सो पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, एंड जो भी कंप्लेन की जाएगी इट शुड बी मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। FIR इज व्हाट? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ओके, सो मिनिमम जो रैंक है वो है इंस्पेक्टर की जो केस सॉल्व करेगा, एंड it must be completed within 13 days from the date of FIR. Next comes protection, compensation and trial. ये पार्ट भी सेक्शन 3 का है जिसमें हमने अभी न्यू इंसर्शन के बारे में पढ़ा था। सो प्रोटेक्शन इज अगेंस्ट फॉर द हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स, एंड अगर उनको कोई डैमेज या हर्ट पहुंचाता है तो उस पहुंचाने वाले पर्सन को इम्प्रिजनमेंट हो सकती है फ्रॉम 3 months to 5 years, फाइन देना पड़ सकता है 50,000 to 2 lakh रुपीज़। अगर कंडीशन ग्रीवियस होती है देन जेल होगी फ्रॉम 6 months to 7 years एंड फाइन विल बी ऑफ 1 lakh to 5 lakh। नेक्स्ट इज द कंपनसेशन जो कि सेक्शन 3E का पार्ट है। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। अगर साबित हो जाता है देन मार्केट वैल्यू का दुगना अमाउंट उसको जुर्माना के रूप में भरना पड़ सकता है, या फिर जैसा कोर्ट डिसाइड करेगा वो। अगर पर्सन फेल होता है टू पे द कंपनसेशन देन द अमाउंट विल बी रिकवर्ड अंडर रेवेन्यू रिकवरी एक्ट 1890। यहाँ से आपका एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट इज द ट्रायल। जो भी केस कोर्ट में सॉल्व होने के लिए गए हैं दैट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 1 year। अगर 1 साल में नहीं कंप्लीट होता है तो इस तरह के केसेस में जज को रिकॉर्ड करना पड़ेगा उसका रीज़न, एंड देन इफ़ उसको एक्सटेंशन दिया जाता है दैट एक्सटेंशन शुड नॉट बी मोर देन 6 months at a time. Thank you for listening with patience. For more queries, do ask in the comment section and keep waiting for more such informative videos. Thank you.